जोहार, जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है। उसकी तैयारी हर एक राजनीतिक दल कर रहा है। एक तरफ विपक्ष अपनी एकता बनाने में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर भाजपा भी अपने सहयोगी दलों को साथ लेने का प्रयास कर रही है। विपक्षी एकता की अब तक 2 बड़ी बैठकें हुई है और 26 दलों को साथ लेने में विपक्ष कामयाब हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक विपक्ष का यह आंकड़ा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बढ़ने की संभावना है। विपक्ष की पहली बैठक के बाद सत्ताधारी भाजपा ने भी अपने सहयोगियों के साथ राजधानी दिल्ली में बैठक की। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा के डर के रूप में देख रहे हैं। उनके मुताबिक भाजपा ने यह बैठक इसलिए बुलाई ताकि वे अपने सहयोगियों को, उनके जो सहयोगी दल है एनडीए में, उनको अपने साथ रख सके। भाजपा को अभी भी यह डर है कि वह अकेले संगठित विपक्ष का सामना नहीं कर सकती, और दूसरा डर ये कि कहीं उनके सहयोगी विपक्षी खेमे में न जाए। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस संचालित भाजपा सरकार ने 9.5 साल का सफर पूरा किया है। 2014 से 2019 तक और 2019 के लोकसभा चुनाव तक और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक केंद्र सरकार भाजपा सरकार या मोदी सरकार के नाम से ही जानी जाती है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले उसे एनडीए यानी गठबंधन वाली सरकार के रूप में मीडिया द्वारा, ब्राह्मण मनिया मीडिया द्वारा प्रचारित किया जाता है। चुनाव से पहले तक भाजपा उनके सहयोगी दलों को पूछती तक नहीं, और जैसे ही चुनाव आने होते हैं वैसे ही वह उनके साथ वाले दलों को इकट्ठा करने व मीडिया में एनडीए का प्रचार शुरू कर देते हैं। इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। भारत में गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का चलन साल 1989 के चुनाव के बाद शुरू हुआ, जब किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया। इसमें क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका थी। तभी से राष्ट्रीय राजनीति पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने लगा। बात करें भाजपा की, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की पहली केंद्र सरकार में 24 दल थे। यह गठबंधन मई 1998 में बनाया गया था। वही मई 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का गठन हुआ था। 1989 के बाद और एनडीए यूपीए के गठन से पहले भी केंद्र में गठबंधन वाली ही सरकारें बनती रही, लेकिन उन गठबंधनों को नाम नहीं थे और उन सरकारों में स्थिरता नहीं थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पहली केंद्र सरकार तो केवल महज 13 दिन ही चली थी, लेकिन यूपीए एनडीए के गठन के बाद से केंद्र सरकारें अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने लगी, यानी वे स्थिर सरकारें होने लगी। इससे क्षेत्रीय दलों का महत्व समझा जा सकता है। इसलिए छोटे बड़े सभी दलों को इकट्ठा करने की यह कवायद आज लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी हमें देखने को मिलती है। अब की बार विपक्ष का गठबंधन नए तरीके से बनाया गया है और इसलिए उसका नाम भी बदल दिया गया है, नया नाम रखा गया है। विपक्ष के गठबंधन का नाम यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से बदलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कर दिया गया है। पहले कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन बनाया जाता था और प्रधानमंत्री पद पर संभवतः कांग्रेस की ही दावेदारी होती थी। अब की बार कांग्रेस ने खुद को प्रधानमंत्री पद से दूर रखने का प्रयास किया है। उन्होंने ये घोषित किया है और संभवतः इंडिया यानी उनके विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व भी वह किसी गैर कांग्रेसी दल को देने की चर्चा है। इस लिहाज से अब की बार बना हुआ विपक्ष का गठबंधन पहले के मुकाबले में अलग माना जा रहा है। विपक्ष ने अपनी दूसरी बैठक के साथ चुनावी युद्ध की घोषणा कर दी है। विपक्ष के मुताबिक 2024 की लड़ाई इंडिया विरुद्ध भाजपा होने जा रही है। विपक्ष की देखादेख सत्ताधारी भाजपा ने भी 18 जुलाई को ही राजधानी दिल्ली में उनके गठबंधन यानी एनडीए की बैठक बुलाई, जिसमें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 38 दल के लोग आए हुए थे। विपक्ष यानी इंडिया के 26 दलों के मुकाबले में या एनडीए के पहले अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए के मुकाबले में अब के एनडीए का 38 दलों का आंकड़ा काफी बड़ा लगता है। पर क्या वह सभी 38 दल
लोकसभा चुनाव पर अपना प्रभाव डालने के लिए सक्षम है भी या नहीं, यह अहम सवाल है। भाजपा के साथ आए उन सभी 37 दलों पर यदि नजर दौड़ाए, उनके कार्यकाल पर, उनके परफॉर्मेंस पर नजर दौड़ाए, तो यह पता चलता है कि एनडीए में भाजपा के अलावा कुछ ही दल है जिससे भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा मिल सकता है। भाजपा के बाद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना एक बड़ा दल है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मूल शिवसेना में विभाजन करने की वजह से और जिस तरह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, इस वजह से शिवसेना के समर्थकों के बीच उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति की एक लहर चल रही है। शिवसेना के कार्यकर्ता व मतदाता चुनाव की राह देख रहे हैं कि कब उन्हें एकनाथ शिंदे व उनके साथ गए हुए गद्दारों को सबक सिखाने का मौका मिलता है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे का प्रभाव कम हो गया है, जिसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बाद बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी 2 धड़ों में बढ़ गई। एक भाई पशुपतिनाथ पासवान का गुट और दूसरा बेटे चिराग पासवान का गुट। अब ये दोनों गुट एनडीए में तो शामिल हो गए हैं, पर क्या लोकसभा चुनाव तक वहां रहते भी है या नहीं, यह एक सवाल है। क्योंकि उनके बीच सीटों का बंटवारा यदि सम्मानपूर्वक नहीं हुआ तो दोनों में से एक एनडीए से बाहर जाने की आशंका अभी भी बनी हुई है। इसलिए वह दोनों भाजपा को कितना लाभ पहुंचाएंगे, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लोक जनशक्ति पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश के अपना दल का नाम लिया जा सकता है। 2014 में बनी भाजपा सरकार में अपना दल की अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री बनाया गया था। मगर उन्हें 2019 की केंद्र सरकार से बाहर रखा गया। इसलिए अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल व उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भाजपा के प्रति अंदरूनी गुस्सा है। यह गुस्सा अभी तक उभर कर नहीं आया है, सामने नहीं आया है, लेकिन चुनाव के वक्त अपना दल के कार्यकर्ता, समर्थक व उनके मतदाता अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। ऐसे में अपना दल का भी भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। शिवसेना में विभाजन करने के बाद एकनाथ शिंदे 13 सांसदों को लेकर भाजपा के साथ गए और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे के बाद बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को गिनाया जा सकता है, जिसके 6 सांसद हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अपना दल सोनेलाल, इनका नाम लिया जा सकता है। वे 2 सांसदों के साथ भाजपा गठबंधन में शामिल है। इसके अलावा 7 ऐसे दल हैं जिनका 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सांसद चुना गया। जिन 7 दलों के एक सांसद चुने गए, उसमें मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य से 22.27% वोट मिले थे। नागालैंड की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को राज्य में 49.73%, झारखंड की ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को राज्य में 4.33%, सिक्किम क्रांति मोर्चा को 47.46%, नागा पीपल्स फ्रंट, ये एक अलग पार्टी है जिनका एक सांसद है। उसके बाद ऑल इंडिया AIADMK तमिलनाडु राज्य से उसे 18.48%, मिजो नेशनल फ्रंट को 44.89% वोट मिले थे। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से वोट शेयर की अगर बात करें तो 1.67% होता है। यानी जिन पार्टियों ने भाजपा के साथ मिलकर 2019 का चुनाव लड़ा और एक सीट जीत ली, उन्हें कुल 2% भी वोट नहीं मिले। इसका दूसरा अर्थ यह है कि उन राज्यों में भाजपा का प्रभाव नहीं है या न ही भाजपा के साथ जाने से उन्हें किसी प्रकार का फायदा हो रहा है। लेकिन इन पार्टियों का अपने अपने राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव है। उदाहरण के लिए यदि AIADMK के ही बात की जाए तो उनका भले ही एक ही सांसद लोकसभा में हो, लेकिन तमिलनाडु में वह मुख्य विपक्ष के तौर पर है। उनके वहां पर 66 विधायक है। इसके बावजूद AIADMK भाजपा को तमिलनाडु में पैर पसारने नहीं देती। AIADMK भाजपा की राजनीति को भली भांति जानती है। भाजपा ने क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ही राज्यों में अपनी ताकत को बढ़ाया है।
और ताकत बढ़ने पर उसी क्षेत्रीय दल को कमजोर कर उसे समाप्त करने का भी काम इसी भाजपा ने किया है। इसका ताजा उदाहरण हम महाराष्ट्र की शिवसेना के रूप में देख सकते हैं। बिहार में भी राजद के नीतीश कुमार के साथ यही खेला होने वाला था, पर वह समय पर सतर्क हो गए। भाजपा की इस राजनीति से क्षेत्रीय दल भी अब सतर्क रहते नजर आ रहे हैं। भाजपा के एनडीए में ऐसे भी दल है जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, यानी वे लोकसभा चुनाव लड़ाने की ताकत नहीं रखते। ऐसे दलों की संख्या 38 में 9 है, इसलिए उनका वोट शेयर 0 है। कुछ ऐसे दल भी है जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव तो लड़ा, पर उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। उनकी संख्या 16 है। उनके वोट शेयर की बात की जाए, उनके वोट शेयर की अगर बात करें तो वह न के बराबर है। यहां पर कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 0.01% वोट मिले। असम गाना परिषद को 0.24%, पट्टली मक्कम कच्ची को 0.37%, तमिल मनीला कांग्रेस को 0.04%, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को 0.07%, सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी को 0.05% वोट मिले थे। 9 ऐसे दल जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और 16 ऐसे दल जिन्होंने चुनाव तो लड़ा पर जीत नहीं मिली और न ही ज्यादा वोट मिले। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन 25 दलों को भाजपा या कथित मोदी लहर का कोई फायदा नहीं हुआ और न अब होते हुए दिखाई दे रहा है। भाजपा के अलावा एनडीए में शामिल 37 दलों के 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो उन्हें 7% वोट मिले थे और 29 सांसद चुनकर आए थे। इसलिए भाजपा अपने साथ 37 दल होने का जो दावा करती है वह केवल मात्र आंकड़ों का खेल बस है। एनडीए की तुलना में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें कुल 26 दल है। उनमें 3 राष्ट्रीय दल, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसके अलावा 23 क्षेत्रीय दल है। इनका कुल वोट शेयर 38.5% है। शिवसेना में विभाजन होने के बाद 18 में से 13 सांसद शिंदे के साथ चले गए हैं। इसलिए शिवसेना को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले 2.10% वोट विपक्ष के 38.5% वोट से घटा दिए जाए तो भी विपक्ष के पास 36.4% वोट रह जाते हैं। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे केवल सांसद और विधायक लेकर शिवसेना से अलग हुए हैं। शिवसेना का हार्डकोर कार्यकर्ता और हार्डकोर मतदाता आज भी उद्धव ठाकरे के ही साथ है और उद्धव ठाकरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यह बात भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए भाजपा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की। भाजपा को भी यह बात समझ में आ गई है कि वह अकेले संगठित विपक्ष का सामना नहीं कर सकते। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसके चलते देश का एक बड़ा तबका सरकार के विरोध में चला गया है। इसकी तस्वीर हम समय समय पर देख भी रहे हैं। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल होती दिखाई दे रही है। आर्थिक मामले से लेकर बेरोजगारी को कम करने, महिलाओं की सुरक्षा, देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, महंगाई को नियंत्रित करने तक केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। 10 साल सत्ता में बने रहने के बाद विरोधी लहर, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, उसका भी सामना सरकार को करना पड़ता है। दूसरा कारण ये कि आरएसएस बीजेपी नरेंद्र मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरा नया चेहरा देने में विफल हो गए हैं। कल तक उन्हीं के द्वारा विपक्ष से यह पूछा जाता रहा कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी के अलावा कौन विकल्प है। आज यही सवाल उनके सामने खड़ा हो गया है। इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए मुश्किलों से भरा होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसलिए भाजपा हर संभव प्रयास करती दिखाई दे रही है। इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा 38 दलों वाला प्रचार भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के साथ जो 37 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें से 9 ने चुनाव नहीं लड़ा और जिन्होंने चुनाव लड़ा मगर सीट नहीं मिल पाई, उनकी संख्या 16 है। यानी एनडीए में कुल 25 दल ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय राजनीति में
प्रभाव नहीं है, वह कागजी पार्टी है। वही विपक्ष के इंडिया में शामिल 26 दलों में से 5 ने चुनाव नहीं लड़ा और अन्य 5 को 0 सीट मिली। इस लिहाज से इंडिया में एक राष्ट्रीय दल और 12 ही क्षेत्रीय दल यानी कुल 13 दल है जो लोकसभा चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। तो विपक्ष के इंडिया में चुनाव को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय दलों की संख्या 13 है, 13 और 3 राष्ट्रीय दल यानी कुल 16 दल है। इस लिहाज से भाजपा के मुकाबले में चुनाव को प्रभावित करने वाले दलों की संख्या विपक्ष के साथ ज्यादा दिखाई दे रही है। आंकड़ों को देखकर विपक्ष सत्ताधारी भाजपा के मुकाबले में मजबूत दिख रहा है, पर राजनीतिक जानकारों के अनुसार विपक्ष की चुनावी रणनीति में अभी भी काफी कमियां हैं। उनमें से सबसे बड़ी कमी यह है कि उन्होंने देश की वंचित आवाम को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। भारत में हाशिए पर रखे गए लोगों की संख्या ज्यादा है। उन्हें साथ लिए बगैर विपक्ष को भाजपा का मुकाबला करने में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती है। यदि विपक्ष देश में परिवर्तन का नारा देते हैं और परिवर्तन के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव यानी 2024 का चुनाव लड़ते हैं, तो वंचितों को अपने साथ जोड़ने में विपक्ष सफल हो सकता है। इसके लिए विपक्ष ने वंचितों को जोड़ने का नारा देना जरूरी है। एनडीए में केवल भाजपा ही राष्ट्रीय पार्टी है, तो विपक्ष के पास 3 राष्ट्रीय दल है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में रद्द कर दिया गया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये तीनों पार्टियां भी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। एनडीए में शामिल 12 क्षेत्रीय दल जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनका कुल वोट शेयर 7% है। तो वही इंडिया में यानी विपक्ष का जो गठबंधन है, उसमें जो 13 क्षेत्रीय दल है, उनका वोट शेयर 14.7% यानी 2 गुने से भी ज्यादा है। इस तरह से आंकड़ों की गहराई तक पहुंचने के बाद विपक्ष का इंडिया गठबंधन भाजपा के एनडीए गठबंधन से काफी प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई मीडिया इन आंकड़ों की सच्चाई को लोगों के सामने लाना नहीं चाहती। वह केवल एनडीए के 38 दलों का प्रचार करने में लगी हुई है। भाजपा इन आंकड़ों की हकीकत को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने एनडीए के बाहर वाली पार्टियों में फूट डालने का काम शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे दल भी है जो न तो एनडीए में शामिल थे और न ही यूपीए में। उनकी संख्या 12 है और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। उनमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, AIAMIM, तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान ये शामिल है। हालांकि उनका औपचारिक तौर पर कोई गठबंधन नहीं है, पर वह तीसरा मोर्चा बन सकते हैं। यह दल न केवल राष्ट्रीय राजनीति पर पकड़ रखते हैं, बल्कि अपने अपने राज्यों में वे काफी मजबूती से कार्यरत है। इनमें से कुछ दल विपक्ष के गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ गठबंधन की चौखट पर अभी खड़े हैं। यदि इनमें से आधे दल भी विपक्षी खेमे में शामिल हो जाए, तो भाजपा को इसका भारी नुकसान हो सकता है। तीसरे मोर्चे के 12 में से कौन से दल किस गठबंधन में शामिल होते हैं, यह आने वाले 3 से 4 महीने में स्पष्ट हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पुनः भाजपा के गठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन नहीं किया है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल का वोट छीन लिया है, जो अभी पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए। इसलिए यदि वह भाजपा के साथ चले भी जाते हैं, तो भी उनका लोकसभा चुनाव में प्रभाव नहीं होगा। वही भारत राष्ट्र समिति की बात करें तो दिसंबर में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव शायद विधानसभा चुनाव के बाद ही एनडीए या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला ले सकते हैं।
इसलिए यह 12 दल किस गठबंधन में शामिल होंगे यह लोकसभा चुनाव से पहले तय हो सकता है। अब इस जानकारी को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि भाजपा के एनडीए में भले ही 38 दल दिख रहे हैं, पर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव रखने वाले केवल 13 ही दल है। बचे हुए 25 दल केवल मात्र एक आंकड़ा है, जिनका न राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रभाव है और न ही क्षेत्रीय राजनीति में उनसे भाजपा को फायदा मिल सकता है। इसलिए विपक्ष के इंडिया का सामना एनडीए के केवल 13 दलों से ही होने वाला है। भाजपा के साथ जो क्षेत्रीय दल है उनमें से किसी भी एक दल के नेता मोदी के सामने खड़े होकर बोलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक उन क्षेत्रीय दलों का भाजपा को कोई फायदा मिलेगा या नहीं इस बात से आशंकित है। भाजपा को भी इस बात की आशंका है, इसीलिए वह केवल 38 दल वाला प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो दल दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यह दल चुनाव से पहले या चुनाव के बाद सरकार बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।